1 क्लास 2 के अधिकारी कौन है? 79.2%, मतलब लगभग 80% क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारी ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग। फिर जहां से न्याय मिलता है, कोई अधिकारी आपके साथ गलत कर दिया, आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट जाओगे, भाई संविधान ये कह रहा है, अधिकारी ये कर रहा है, तो वहां कौन है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओ और टार्च वार्च लेकर के जाओ, ढूंढो कितने मुसलमान हैं, और तुरंत यादव भी ढूंढ लेना, क्योंकि आजकल बड़ा प्रचार हो रहा है, सब यादव ले गए, तो वो ढूंढ लेना कि कोई यादव भी है, कोई भी नहीं है, तो पता चल जाएगा न यादव है न मुसलमान है, सब के सब 3.5%। मिश्रा जी दुबे जी के भतीजे की भर्ती कर देते हैं और दुबे जी मिश्रा जी के भांजे को जज बना देते हैं। भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद सब कहाँ है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। मैं नहीं कह रहा हूँ, करिया मुंडा समिति की रिपोर्ट है। न्यायपालिका में परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर पढ़ना चाहिए आदमी, लेकिन अपने आदमी को कहाँ पढ़ने की फुर्सत है? मिलता भी नहीं है, पढ़ेगा कहाँ से? बड़ी दिक्कत है, कई प्रकार की दिक्कत है। और मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, जिस पर दारोमदार है कि सरकार चलाने वाले सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जनता को बताए। कानून का पालन करने वाले अधिकारी कर्मचारी सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जनता को बताए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, जनता को बताए। जिस पर ये दारोमदार है वहां पर उन्हीं लोगों का कब्जा। जब हर जगह उन्हीं लोगों का कब्जा है तो हमारी और मुसलमान की लड़ाई किस बात की? मगर है, ये लगाई गई है, हम इसमें लगे हुए हैं और इसलिए हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो इससे हटना पड़ेगा और अपनी एमएसपी गारंटी, अपनी गिनती, अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अपने बच्चों को रोजगार, इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अपने हक अधिकार के मुद्दे पर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान के मुद्दे से काम नहीं चलेगा। 17 में जब चुनाव होने वाला था विधानसभा का, तो एक घर में आरएसएस वाले गए, मौर्य जी के घर में, वर्मा जी के घर में, चौहान जी के घर में, निषाद जी के घर में, राजभर जी के घर में। कहा पता यादव लोग सब नौकरी दे, हमको वोट दो तो हम 100% हम तो यादव को देंगे नौकरी, नहीं क्योंकि यादव हमको वोट देता नहीं है। तो सब नौकरी वर्मा जी आपको मिल जाएगी, मौर्य जी आपको मिल जाएगी, निषाद जी आपको मिल जाएगी, चौहान जी आपको मिल जाएगी। तो मिल गई। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई तो कितना मिल गया? बांदा यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई कितना मिला? 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, जो ओबीसी का कोटा था उसको भी खा गए, हजम कर गए, आज तक नहीं न्याय हुआ। और अभी पंचायत अधिकारी की भर्ती निकली, 27 की जगह 9.5% आरक्षण ओबीसी को दिया गया। बजाओ ताली, ताली बजाओ। तो ताली बजाने काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो ये जो स्थिति पैदा हो गई है, ये इसलिए पैदा हो गई कि हम अपने हक अधिकार की बात नहीं बोलते, अपने हक अधिकार के बारे में नहीं जानते। जो बोली टीवी, अखबार और मीडिया और पंडित जी लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसी में सुर मिलाने का काम हम लोग भी करते हैं और इसकी वजह से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। कोई कह रहा है अखिलेश से खतरा है, तो कोई कह रहा है मोदी से खतरा। अब जनता कंफ्यूज है। अखिलेश वाला अखिलेश का पीछा पकड़ लिया मोदी के खतरे से, और मोदी वाला अखिलेश के खतरे के डर से मोदी का पीछा पकड़ लिया। तो आपका मुद्दा कहाँ गया भैया? किसानों को इनकी फसल की कीमत मिलनी चाहिए, ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, ओबीसी को संख्या के अनुपात में हर जगह हिस्सा मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी दवाई की व्यवस्था हमारे लोगों के लिए होना चाहिए। ये मुद्दा कहाँ है? इस पर कौन बात करेगा? जब सब बात इसी पर हो गई, उसका विरोध करो, उसका विरोध करो, उसका विरोध करो, उसका विरोध करो, तो आपकी बात कैसे होगी? और लोकतंत्र में जब आपकी बात नहीं होगी तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा? तो मैं तो ये यात्रा इसलिए चला रहा हूँ, अपने लोगों को बताया जाए भैया किसी का समर्थन विरोध मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है
अगर इस पर काम होगा तो हमारे बच्चों की जिंदगी अच्छी होगी, अगर इस पर काम नहीं होगा तो किसी को जिताए किसी को हराए, हमारे बच्चों की जिंदगी अच्छी नहीं बनेगी। 75 साल से मुसलमानों का डर दिखा दिखाकर पंडित जी लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। अब आप तो कह रहे हो कि अगली बार तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, तब भी आप कह रहे हो पंडित जी लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। क्या कहा था 14 में? कहा था मैं पिछड़ी जाति का चाय बेचने वाला हूं, कहा था कि नहीं कहा? और क्या कहा था? पिछड़ी जाति का हूं इसलिए अपमान होता है। और कहा देश नहीं बिकने दूंगा, तो अपने लोग और खुश हो गए। कहा एक तो पिछड़ी जाति का, दूसरा गरीब है चाय बेचता था, तीसरा का इसका अपमान होता है, हमारा भी अपमान होता है। अगर इसको बनाएंगे तो अपने भी अपमान का बदला लेगा, हमारे भी अपमान का बदला लेगा। और चौथा कह रहा देश नहीं बिकने दूंगा, तो बचाने वाला भी कोई आ गया, नहीं तो चला जा रहा था। अब तो मोदी जी आ गए, बचा लेंगे, तो 14 में प्रधानमंत्री बना। 314 ओबीसी के बच्चे आईएएस की परीक्षा पास किए थे, यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोक। ओबीसी के बच्चों का वजीफा बंद कर दिया। बजट में आपके विकास के लिए कोई पैसा नहीं दिया। आप बताओ, गांव में प्रधान के पास पैसा ना हो, गांव का विकास होगा? खरंजा लगेगा, सड़क बनेगी? तो प्रधान के पास पैसा होगा तब विकास होगा, पैसा नहीं होगा विकास नहीं होगा। जब आपके बच्चों के लिए पैसा ही नहीं है, सरकार दे रही है, विकास कैसे होगा? अकेले उत्तर प्रदेश में 6 लाख ओबीसी के छात्रों की वजीफा को रोक कर रखा गया है। 6 लाख। कोई जानता है? कोई नेता बोलता है? पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री है कश्यप जी, उनको पत्रकारों ने पूछा, अरे 6 लाख का रुका हुआ है, कहा पैसा नहीं है। तो जनरल वालों की तो कभी नहीं रुक रही है, उनकी तो लगातार आ रही है। ओबीसी के लिए पैसा नहीं। हमने कहा अरे भाई भाजपा वालों, कुछ तो शर्म करो यार। ओबीसी का समर्थन लेकर 2 बार यूपी जीत लिए, 2 बार दिल्ली जीत लिए। अब क्या अमेरिका में सरकार बनाओगे तब ओबीसी को पैसा दोगे वजीफा के लिए? अमेरिका में तो तुम्हारी बनने वाली नहीं है, बनेगी तो यही। और यहाँ जितना बनना था उतना बन गई। इसका मतलब पैसे की कमी नहीं है, तुम्हारी नियत में खोट है, तुम्हारी नियत ओबीसी को लेकर ठीक नहीं है, इसलिए ओबीसी को वजीफा नहीं दे। तो ये सारा हो गया। ये करते करते 19 आए, तो हमने ओबीसी के लोगों को पूछा, अरे क्या इरादा है? तो कहा बेचारा क्या करे 5 साल। हमने कहा यार ये तो बात ठीक ही कह रहे हो कि 5 साल में बेचारा क्या करे। अभी तुम्हारे 314 बच्चों को डीएम बनने से, आईएएस बनने से रोक दिया, तुम्हारे बच्चों का वजीफा बंद कर दिया, तुम्हारे विकास के लिए बजट में कुछ नहीं दिया, और तुम्हारी जमीन हड़पने के लिए भी तैयारी कर लिया कानून की। ये सारा कर लिया, मगर तुमको तसल्ली नहीं है कि अभी 5 साल में कम कर पाया, तो फिर देख लो। तो फिर देख लिया, 19 में फिर मौका दे दिया, बेचारा 5 साल में कम ही कर पाया, तो एक बार और मौका दे देते हैं। तो मोदी जी ने कहा अच्छा अभी तक संतुष्ट नहीं हुए इतना करने से? तो कहा अच्छा ठीक है थोड़ा और कर। कहा मैं अपने को ओबीसी कहता हूँ, इसलिए लोग रोज मेरे ऊपर कमेंट कसते रहते कि ओबीसी का होकर ओबीसी की गिनती नहीं कर रहा, ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रहा। कहा अब की ऐसा कर देता हूँ, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तो क्या कर देता हूँ, जितना सरकारी चीज है सब बेच देता, जितना सरकारी डिपार्टमेंट है सब ठेके पर दे देता, तो झंझट ही खत्म हो जाएगी। न रहेगी सरकारी नौकरी, न कोई मांगेगा आरक्षण, झंझट खत्म, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो पूरा मामला ही अभी रफा दफा हो गया। अभी पहले सबसे ज्यादा नौकरी रेलवे देता था, टेलीफोन देता था, जिस गांव से एक आदमी जाता था आसपास के 10 आदमी को ले जाकर लगा देता था। अब तो पटरियां और बढ़ गई, रेलगाड़ी और बढ़ गई, तो नौकरी बढ़नी चाहिए थी, घट गई। कहाँ गायब हो गई? प्राइवेट में चली गई। और कहाँ गायब हो गई? गायब नहीं हुई है, प्राइवेट में चली गई है।
तो ये सारा खेला हो गया है, मगर पता नहीं चल रहा, क्योंकि टीवी अखबार ये खबर नहीं चलाएगी, नहीं दिखाएगी। और हमारे आदमी को हिंदू मुसलमान, यादव नान यादव, चमार नान चमार, ये तमाम मुद्दे पर हमारा वोट बटोरा जाएगा और हमारे लोगों को मूर्ख बना करके रखा जाएगा। ये काम देश में चल रहा। अब आप कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी ढूंढ लो और उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे दो और उसको कहो कि अपने पैर पर मारो, मारेगा? कहेगा ठीक है, आप हमको मूर्ख समझते हो तो हम भी मान लेते हैं हम मूर्ख, लेकिन इतना मूर्ख नहीं है कि अपने हाथ से अपना पैर काट लेंगे, इतना भी मूर्ख नहीं है। सवाल ये है कि जब एक मूर्ख से मूर्ख आदमी अपने हाथ से अपना पैर नहीं काट सकता, अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं चला सकता, मोदी जी खुद को ओबीसी कहते हैं, तो ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों चला रहे? मूर्ख आदमी भी नहीं चला सकता। मोदी जी मूर्ख तो है नहीं, आप मूर्ख कह भी नहीं सकते, देश के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख कह सकते हैं, सवाल ही नहीं। तो मोदी जी मूर्ख नहीं, लेकिन कुल्हाड़ी चल रही है ओबीसी के पैर। ये कुल्हाड़ी कौन चला रहा है? मोदी जी नहीं चला रहे हैं, वो तो कुल्हाड़ी में लकड़ी के बेत की तरीके से काम कर रहे हैं। चलाने वाले आरएसएस में 3.5% के लोग बैठे हैं, वो कुल्हाड़ी चला रहे हैं। उन्होंने मोदी जी को कहा काम काज भर को आप सरकार चलाओ, बाकी हम आपका बोझ हल्का कर देंगे, हम सरकार देख लेंगे, आप चिंता मत करो। आपका भाषण बहुत अच्छा है, लोग बहुत तारीफ करते, अपने लोग भी बहुत तारीफ करते, कहते पटेल जी कुछ भी हो, मोदी जी का भाषण बहुत अच्छा, बोलते बहुत अच्छा। तो हमने कहा तुम्हारे बारे में कुछ बोलते? कहा नहीं नहीं, अपने बारे में तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते बहुत अच्छा। तो हमने कहा हमारे लोगों को धुन पर नाचने की आदत है, गाने से कोई मतलब नहीं है, गाना कोई भी चले, धुन अच्छी होनी चाहिए, तो नाचते रहे। भाषण बहुत अच्छा है, नाचते रहो। तो आरएसएस वाले भी जानते हैं मोदी का भाषण से लोग प्रभावित हो जाए। कहा आप भाषण करोगे तो हमारी सरकार बनेगी, भाषण नहीं करोगे सरकार नहीं बनेगी, इसलिए आप 12 महीने भाषण मोड पर ही रहो। चुनाव रहता ही है कहीं ना कहीं किसी राज्य में, भाषण करो। मान लो चुनाव से थोड़ा फुर्सत मिल जाए, जैसे अभी कर्नाटक आए तो मूड फ्रेश करने के लिए चले गए विदेश में। तो जब देश में रोजगार ना रहे भाषण देने का, तो विदेश में व्यवस्था कर देंगे, उधर जाओ भाषण करो, उधर भी भारतीय लोग हैं, उनको इकट्ठा कर देंगे, वो ताली बजाएंगे। मगर इस बार तो बड़ा विरोध किया अमेरिका में लोगों ने, वो खबर टीवी वालों ने ज्यादा दिखाया नहीं, अमेरिका वालों ने जितना विरोध किया वो दिखाया नहीं। अमेरिका में जो भारत के लोग रहते उन्होंने विरोध किया, तो कहा ठीक है आप भाषण करो, सरकार तो हम चला लेंगे। तो सरकार वो चला रहे और हमारे हक अधिकार प्रतिदिन खत्म हो रहे हैं। कहा भाषण करने के बाद समय बच जाता है तो गंगा में जाओ आरती करो, तो गंगा जाके कभी कभी आरती करते। अगर उसके बाद भी समय बचता है तो मन की बात करो। 19 के बाद थोड़ा परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया है, आपकी मन की बात सुनने में लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। तो कहा ऐसा करते हैं, आपको ठीक नहीं लगेगा, आप बात करेंगे, लोग सुनेंगे नहीं, ठीक नहीं लगेगा, तो रास्ता निकाला। तो रास्ता निकाला, क्या रास्ता निकाला? मास्टरों को ऑर्डर कर दिया कि बच्चों को लाइन लगाकर बिठाओ और मोदी जी के मन की बात सुनाओ। अब कोई सुने ना सुने, बच्चों को मोदी जी के मन की बात सुनना ही पड़ेगा। उनकी इच्छा हो तो सुनना पड़ेगा, नहीं इच्छा हो तो भी सुनना पड़ेगा। तो ये सब चल रहा है, मगर कहा एक बात का ध्यान रखना, ओबीसी की बात मत करना, बाकी चाहे जो बात करो। तो मोदी जी के मन में कभी ओबीसी नहीं आता, ओबीसी की बात छोड़कर बाकी सारी बात करते। तो ये सब देश में चल रहा है, और अगर ये सब देश में चल रहा है तो इसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी ही है, कोई दूसरा नहीं रोके। धर्म का नशा है, जिताने का नशा। आदमी सोचता है जब सब आगे चले गए, हम ही लोग पीछे हैं, तो नेताजी के पीछे चलो। अब बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे। फिर अमित शाह को कहा हमारी बिरादरी की इतनी संख्या है, अगर हमको मंत्री बनाओगे तो इलेक्शन में वोट मिलेगा। तो खुद मंत्री बन गया। कहा बेटा भी हमारा ये है, थोड़ा उसकी तरफ भी देख लो।
कहा ठीक है बेटे को भी बना लो। अब फिर गाड़ी लेकर आया, पुलिस भी साथ में आई। भाई नेता मंत्री बन गया तो पुलिस तो आएगी सिक्योरिटी में, पुलिस भी साथ में आई। गांव में आया तो बिरादरी को लगा नेता बड़ा हो। पहले जब आता था तो आरक्षण की बात करता था, अब जब आया तो आरक्षण की बात नहीं कर रहा, अब सम्मान की बात कर रहा है। कह रहा है कि हमारी बिरादरी को अभी तक किसी ने सम्मान नहीं दिया, हमारी बिरादरी के आपके बेटे को अमित शाह जी ने मंत्री बनाया है, इसलिए ये वोट वहीं जाना है। अब आरक्षण नहीं मांग रहा, पहले आरक्षण की मांग कर रहा। अब आरक्षण की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मंत्री बन गया, उसका बेटा मंत्री बन गया, अब समाज को आरक्षण की क्या जरूरत है। तो ऐसे लोगों से उनका फायदा है। देखो नेताओं की कोई बिरादरी नहीं हो, नेता बिरादरी का भावनात्मक रूप से इस्तेमाल करते हैं। कितने नेता जाकर बिरादरी की बात करते हैं, वोट के लिए बिरादरी की बात करते हैं, तो सदन में जाकर बोलना चाहिए महोदय हमारी बिरादरी की स्थिति है, इसके लिए किया जाए। वहां क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको भी पता है बिरादरी के नाम पर वोट नहीं है, वोट तो बिरादरी के नाम पर अधिकार नहीं है। अधिकार किसके नाम पर है? ओबीसी के नाम पर है, एससी के नाम पर है, एसटी के नाम पर है, तो बिरादरी के नाम पर कहाँ है? और कोई भी एक बिरादरी इतना नहीं है कि अकेले सरकार बना ले, कोई भी एक बिरादरी नहीं है। जब तक बिरादरी के नाम पर लड़ते रहोगे तब तक 3.5% लोगों का कब्जा होगा। इसलिए जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र हराना जिताना, इस सब से ऊपर उठकर ये तय करना पड़ेगा कि हमारे कौन से मुद्दे हैं, क्या हो जाए हमें फायदा हो जाएगा, वही मांग उठाना है। और उसी आधार पर अगर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, वोट देते हैं, तो ये काम होगा। और उसी के आधार पर हमको आंदोलन भी करना पड़ेगा। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, दिल्ली से लेकर गली तक का संगठन बना, दिल्ली से लेकर गली तक का। दिल्ली में हम बोले तो गांव गली में हमारे आदमी को सुनाई पड़ना है। गांव गली में हमारे आदमी पर कोई अन्याय अत्याचार हमारे कार्यकर्ता पर होता है, उसकी खबर भी दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, ताकि उसको बचाया जा सके, उसके साथ में लड़ा जा सके। तो ये सारा नेटवर्क बनाने का काम कर, और ये सारा नेटवर्क आने वाले समय में बनेगा। और जब ये नेटवर्क बनेगा तो हमारे हक अधिकार की बात किए बगैर किसी की सरकार चलने नहीं दिया जाएगा। ये तय किया जाएगा जो हमारे हक अधिकार की बात करेगा उसी की सरकार चले, ज्यादा कुछ नहीं है। 60% ओबीसी है तो कम से कम 60 करोड़ तो है। 1 करोड़ बुला लो, 60 में हम सब छोड़ दो, 1 करोड़ दिल्ली बुलाओ। एससी एसटी के हमारे साथी हैं तो हमारे साथ में, अगर इनको इकट्ठा कर लो 1 करोड़ आदमी दिल्ली में जगह बचेगी? जब दिल्ली में जगह नहीं बचेगी तो जो इस पर्चे पर लिखा है जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो, तो जनगणना भी करना पड़ेगा और कुर्सी भी खाली करनी पड़ेगी, दोनों एक साथ करना पड़ेगा। मगर ये लड़ाई हम लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। हम लोग भारत बंद किए थे 25 मई को जाति जनगणना को लेकर, 29 नवंबर को फिर किए थे, लेकिन सरकार बंद होगा। किसी को लखनऊ दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। 200 आदमी अपने गांव से निकलो, गांव के सामने ही बैठ जाओ, ऐसे हर गांव से